नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। चने की फसल में फली छेदक कीट से होता है भारी नुकसान, कैसे करें समय पर रोकथाम। मशरूम में निमेटोड के नियंत्रण के उपाय। दाल वाली फसलों में चने की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और इस समय चने की फसल फलियों की अवस्था पर है। लेकिन इस अवस्था में चने की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप देखा जाता है। अगर किसान समय रहते इसका नियंत्रण ना करें तो उपज में भारी गिरावट आती है। तो चलिए इसके प्रभावी नियंत्रण के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र फलोदी जोधपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन पुनिया से। आज बात करेंगे चने की जो फसल होती है उसमें जो पोड बोरर जिसको मतलब चने की लट के नाम से जाना जाता है, उसकी जो नियंत्रण करने के लिए किसान भाई क्या उपाय कर सकते हैं। इसके लिए जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती है, सस्य वैज्ञानिक क्रियाएं होती है, वो शुरू से ही ध्यान में रखनी पड़ती है। इस कीट की सूंडियां हरे अथवा भूरे रंग की होती हैं और इसकी पीठ पर लंबी धारी तथा किनारे दोनों तरफ पतली लंबी धारियां पाई जाती हैं। इसकी सूंडियां शुरुआत में कोमल पत्तियों को खुरच कर खाती हैं तथा बाद में बड़ी होने पर फलियों में छेद बनाकर सिर को अंदर कर दानों को खाती रहती हैं और इस कीट के अधिक प्रकोप के कारण फलियां खोखली हो जाती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि आगे चलकर उत्पादन में भारी गिरावट देखने में आती है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। ये क्या कि जो लट होती है शुरुआत अवस्था में हरे रंग की होती है। जो ये लट है पहले शुरू में पत्तियां खाती है और उसके बाद में धीरे धीरे बड़ी होती है, उसमें दाना बढ़ना स्टार्ट होता है, तो अंदर जा करके दाना को खा करके उसको खोखला कर देती है। तो इसके लिए सबसे पहले उपाय जो सस्य क्रियाएं हैं वो तो मई जून के महीने में गहरी जुताई करनी पड़ती है कि जो लार्वा या पुप्पा होते हैं और उस समय या तो पक्षी उनको खा जाते हैं या फिर गर्मी में उनके जो लार्वा या पुप्पा होते हैं जो सुषुप्तावस्था डोर्मेंसी में होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर 15 अक्टूबर से पहले कोई भी किसान भाई चने की बुआई कर देता है तो इसमें आपको जो पोड बोरर जिसको सब चने की लट बोलते हैं उसका प्रभाव बहुत कम के बराबर होता है। तो 15 अक्टूबर की बुआई के बाद अगर करते हैं तो उसमें इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि 15 अक्टूबर से पहले इसकी चने की बुआई कर दें। इसके बाद में जो सस्य वैज्ञानिक या सस्य क्रिया है वो इसकी पादप जो फसल का जो घनत्व है कि पौधे पर हेक्टेयर में कितने होने चाहिए। अगर बीज दर अपने 70 से 80 किलोग्राम काम में लेते हैं प्रति हेक्टेयर चने के लिए, तो उसके हिसाब से इसका जो पौधों की संख्या होती है, जो घनत्व होता है वो 30 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन होता है और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे जो स्पेसिंग होती है, जो प्लांट जियोमेट्री, तो वो इसके लिए अच्छी होती है। अगर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा अगर बीज दर काम में ले रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि पौधों की संख्या बढ़ जाती है और पौधों की संख्या बढ़ने से जो वायु संचार होता है भूमि का वो कम होता है और तापमान भी मेंटेन नहीं होता है और उस जो चने की लट है उसके लिए ये क्या फेवरेबल कंडीशन हो जाती है नमी होते ही। और जो इसका स्पेसिंग है, कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें, तो इससे क्या है कि इसका प्रकोप कम होगा। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तो इसका प्रकोप रोका जा सकता है। इसके अलावा आप चने की फसल में टी आकार की लकड़ी की खूंटियों को जगह जगह लगा दें, जिससे इन खूंटियों पर पक्षी बैठ सकेंगे और इस इल्ली व सूड़ी कीटों को खाकर नष्ट कर देंगे। इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु NPV की 250 से 500 LE 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें।
इसके अतिरिक्त नीम शत की 8 से 10 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर फसल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना लाभप्रद होगा। इसके अलावा बात करते हैं अपन अगर रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक विधि अपनानी है तो मान लो उस स्थिति में अपने को इमामेक्टिन बेंजोइट जो रसायन होता है, जो उसको आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेकर के उसका स्प्रे करना पड़ता है। और उसके 15 दिन बाद में क्विनालफोस 25 EC का जो रसायन है तो उसका 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको घोल करके उसका फसल के ऊपर छिड़काव करना पड़ता है। और किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि जो भी ये छिड़काव किया जाता है, स्प्रे करना पड़ रहा है लट के लिए, वो सायंकाल के समय मतलब दोपहर बाद में करें ताकि इसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। और 2 स्प्रे जो कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, वो एक समान मतलब नहीं होने चाहिए। पहले इमामेक्टिन बेंजोइट प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरी बार जब मतलब क्विनालफोस 25 EC वाला काम में ले। इस प्रकार जो चने की लट का जो प्रकोप होता है और उस उत्पादन में 40 से लेकर के 50% तक जो कमी आ रही है, वो आसानी से अपन सस्य क्रियाएं या जो रासायनिक जो रसायन है उससे रोककर अपन इसको नियंत्रित। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, मशरूम की मांग आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते किसान मशरूम की खेती को अपनाकर काफी लाभ कमा रहे हैं। लेकिन मशरूम उत्पादन में कई तरह की समस्याएं भी आती रहती हैं। तो इन्हीं समस्याओं में आज बात करेंगे मशरूम में लगने वाले नेमाटोड रोग के बारे में। तो किस प्रकार से करें नेमाटोड की रोकथाम, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर निशी केसरी से। तो सूत्रकृमि के बारे में जैसा पिछले बार मैंने बताया कि ये भी एक जंतु होता है और यह सब जगह पाया जाता है, हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में, पक्षियों में, और जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी हो ये जरूर मिलता है। तो इसमें भी कुछ सूत्रकृमि हानिकारक होते हैं और कुछ सूत्रकृमि लाभदायक होते हैं। तो आज मैं आपको सूत्रकृमि का जो भी आक्रमण मशरूम के फसल में होता है मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो ये सूत्रकृमि क्या करती है कि जैसे ही मशरूम का जाल फैलने लगता है, जो भी किसान भाई मशरूम की फसल उगाते हैं वो जानते हैं, मशरूम का जाल फैलने लगता है तो उस जाल की जो कोशिका होती है उस कोशिका को छेद करके उस कोशिका का सारा द्रव्य यह खींच लेता है, जिसके कारण आपके फसल में जितना जाल विकसित होना चाहिए मशरूम का उतना जाल विकसित नहीं हो पाता है। इस सूत्रकृमि की विभिन्न प्रजातियां मशरूम खुम्ब की फसल में हानि पहुंचाती है, परंतु भारत सहित विश्व भर में एफेलकोआइटस कंपोस्टिकुला सबसे हानिकारक प्रजाति है। ये सूत्रकृमि भी बड़ी तेजी से माइसीलियम को खाता है, जिससे मशरूम को नुकसान या क्षति अत्यधिक होती है। ये सूत्रकृमि माइसीलियम का रस चूसकर मशरूम को नुकसान पहुंचाता है और 13 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अच्छी वृद्धि करता है, जो कि मशरूम खुम्बी के आकार को प्रभावित करता है। ये सूत्रकृमि अत्यधिक तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इसका जीवन चक्र बहुत छोटा, मात्र 3 दिन का होता है। इस प्रकार के 50 सूत्रकृमि मात्र 30 दिनों में अपनी संख्या लगभग 1 लाख कर लेते हैं, जो कि मात्र 70 दिनों में खुम्ब माइसीलियम को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। इसी कारण ये विश्व भर में सबसे ज्यादा मशरूम को नुकसान पहुंचाने वाला हानिकारक शत्रु है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कंपोस्ट तैयार करते हैं और उस समय इसकी संख्या अगर जरूरत से ज्यादा हो तो क्या होता है कि आपकी जो मशरूम की जाल फैलनी चाहिए वो फैलती नहीं है, तो यह मशरूम की जाल को ही खा लेता है। तो उससे क्या होगा कि आपके मशरूम में जो बटन आना चाहिए वो बटन नहीं आ पाता है, और अगर आना भी, अगर थोड़ा बहुत जाल अगर रह जाए तो उससे जो बटन निकलेंगे वो स्वस्थ नहीं होंगे। उनकी जो डंठल होती है वो काफ़ी लंबी पतली हो जाएगी। जो सही रंग होना चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, वो सफ़ेद रंग नहीं आ पाता है। मशरूम का कंपोस्ट जो है वो आपका दब जाएगा, दबा हुआ लगेगा, या फिर उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा गीला गीला जैसा लगने लगेगा। इसके अलावा जो मशरूम का बटन है उसके सतह के नीचे आप देखते होंगे कि गिल्स होता है, जैसे कि मछली में गिल्स होता है वैसे इसमें भी गिल्स होता है। तो ये फ्रेश पिंक कलर का, गुलाबी रंग का नहीं होके ये बैगनी रंग का होने लगता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें सूत्रकृमि का आक्रमण हो गया है। रोग के लक्षण:
आरंभिक अवस्था में मशरूम के बीज हल्के भूरे रंग में बदल जाते हैं। इसके बाद माइसीलियम की वृद्धि धीमी हो जाती है और इसमें चकते बन जाते हैं, जिससे माइसीलियम वृद्धि नहीं करता है और इससे कंपोस्ट की सतह सिकुड़ने लगती है और उत्पादन कम हो जाता है। तो सूत्रकृमि के आक्रमण के ये सारे लक्षण होंगे, तो इसलिए हम इसमें सबसे पहला इसमें उपाय है कि आप इसमें साफ सफाई का खास ख्याल रखें। साफ सफाई का मतलब है जैसे आप इसमें कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो कंपोस्ट का तैयार जब करते हैं तो उसको असंक्रमित करें। असंक्रमित करने का मतलब है उसमें जो भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उन सबों को निकाल बाहर करना। तो उसके लिए एक पास्चुराइजेशन चैम्बर होता है जिसमें कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, अधिक तापमान पे उसको स्टेलाइज किया जाता है। सूत्रकृमि की रोकथाम। मशरूम को नुकसान से बचाने के लिए मशरूम उत्पादन घर और उसके आसपास के स्थान को साफ रखें। 5% फार्मिलियम के घोल का छिड़काव करें जिससे कि मक्खी, मच्छर इत्यादि ना पनप पाए। साथ ही कच्चे फर्श पर कंपोस्ट नहीं बनाएं। कंपोस्ट में मिट्टी ना मिलने दें। इसके लिए सीमेंट के फर्श का प्रयोग करें। उत्पादन के उपयोग में आने वाले सभी यंत्रों को 5% फार्मिलियम से उपचारित कर उपयोग में लें। कंपोस्ट में 2 से 5% सूखी नीम की पत्तियां मिलाएं, जो कि सूत्रकृमियों के वृद्धि गुणों को रोकने में सहायक होती है। तो नीम के बीज की दवा कैसे बनाएं? इसके लिए आप नीम के बीज को सुखाकर उसके ऊपर का जो कड़ा भाग होता है उसको निकाल दीजिए और अंदर में जो नीम की गिरी होती है उसको अच्छे से सुखा के उसका 40 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप छोड़ दीजिए रात भर, और उसके बाद सुबह में उसको अच्छे से छान के और उसका 75 मिलीलीटर प्रति किलो कंपोस्ट में इस्तेमाल करिए और तब उसको आप असंक्रमित कर सकते हैं। इस तरह से केसिंग के समय क्या होता है कि अक्सर किसान क्या करते हैं कि पिछला जो कंपोस्ट होता है उनका उसी का पाउडर बना के इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इसके लिए भी आप फॉर्मेलिन से ट्रीट कर सकते हैं केसिंग की सामग्री को, या फिर केसिंग की सामग्री के लिए आप जो पिछला मशरूम का कंपोस्ट है उसको आप व्यवहार में न लाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मशरूम या खुम्ब की फसल में कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित है क्योंकि मशरूम कीटनाशकों के प्रति बड़ी सहिष्णु होती है और कीटनाशकों का प्रभाव सीधा मशरूम पर होता है। यदि सूत्रकृमियों का प्रयोग आर्थिक हानि स्तर से अधिक होता है तो उस समय थाओनाजिन का 30 ppm को कंपोस्ट में प्रयोग करें। सूत्रकृमियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मशरूम का जहाँ बना रहे हैं, जो भी लगाए हुए हैं, वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो उस समय अपने हाथ और पैरों को असंक्रमित कर लें। उसमें अच्छे से हाथ पैर धो के उसके अंदर जाएं और एक बार बिजाई करने के बाद बार बार उसे हाथ से न छुएं। उससे क्या होगा कि ये आपके हाथ से संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा कीटों का आक्रमण आप रोकिए, क्योंकि ये जब सूत्रकृमि सुप्तावस्था में चला जाता है तो बहुत हल्का हो जाता है और हवा के साथ उड़ के या तो कीटों के शरीर में लग के और आपके मशरूम कंपोस्ट को संक्रमित कर सकता है, जिसके कारण आपकी फसल प्रभावित हो सकती है। तो किसान भाई, इसके साथ ही मैं ये समाप्त करती हूँ और आप अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसानों ने गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी की खेती कर रखी है तो इस फसल से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल में समसामयिक कार्यों को उचित तरीके से करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं और किसान अपने स्तर पर कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शेखर सेन बघेल। किसान भाइयों, अगर हम सब्जी की बात करते हैं तो फूल गोभी विशेष रूप से हमारे किसान भाई खेतों में उत्पादन करते हैं। ऐसे समय में हमें कुछ समसामयिक बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। खेतों में खरपतवार हो तो हमें खेत में अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करवाना है। उसके बाद में जो कचरा है उसको खेत से बाहर ले जाकर उसको नष्ट कराना है। खेत में साफ सफाई होगी तो रोग एवं व्याधियों की समस्या कम से कम आएगी और फूल जो है उनका विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि खरपतवार प्रतिस्पर्धा करते हैं पोषक तत्व के लिए, प्रकाश के लिए और भी अन्य हमारी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए वो प्रतिस्पर्धा करते हैं खरपतवारों के साथ, तो पौधों का विकास कम होता है। तो हमें चाहिए कि खरपतवारों को अच्छी तरीके से खेतों से बाहर करें। किसान भाइयों, फूलगोभी की फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए आप फसल की सिंचाई करते हुए उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और उसके बाद हमें चाहिए कि जो खेत में अच्छी तरीके से समय समय पर सिंचाई जरूर करें, और सिंचाई जो है
पानी की कमी हमारे फूल गोभी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधों का विकास अच्छा नहीं होगा और जो फल है उनका आकार भी अच्छा नहीं आएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, अच्छी पैदावार लेना है तो हमें पोषक तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और बेसल डोज जब हम डाल देते हैं किसी भी फसल में, उसके बाद हमारा नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसकी दूसरी और तीसरी जो मात्रा समय समय पर विशेषज्ञ की सलाह से जो आप डालते हैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखें और पानी देने के साथ ही उन पोषक तत्वों का आपको खेतों में समय पर देना है ताकि उसका सही लाभ हमारे पौधों को प्राप्त हो। किसान भाइयों, फूलगोभी की फसल को कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। प्रारंभिक स्थिति में क्योंकि कई बार रस चूसक जो कीट है उनकी समस्या बहुतायत में देखी जाती है। रस चूसक कीटों में अगर हम एफिड, जैसिड, माऊ, इनकी समस्या फूल गोभी में बहुतायत में आती है और कई बार देखा गया है कि अगर रस चूसक की समस्या आ जाए तो हमारे पूरे खेत के जो फूल हैं या जो पत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं उनमें पोषक तत्व जो है वो ठीक से नहीं प्राप्त होते। साथ ही साथ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बाधित होने के कारण हमारे पौधों का जो विकास है या फूलों का जो विकास है वो ठीक तरीके से नहीं होता और उत्पादन भी जो है बहुत अधिक समस्या आती है। प्रारंभिक स्थिति में कम अगर हमें दिखाई दे रहे हैं रस चूसक जो कीट हैं तो हमें नीम तेल जो है वो लगभग 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर समय समय पर उसका छिड़काव खेतों में करते रहें ताकि ये रस चूसक कीटों की समस्या हमें खेत में ना दिखाई दे। दूसरी बात है कि अगर बहुतायत में आपको रस चूसक कीटों की समस्या दिखाई दे रही है तो आपको चाहिए इमिडाक्लोपिड जो दवा है उसकी पानी में घोल बनाकर हमको फसल में छिड़काव करना है। इस बात का ध्यान रखें कि हमें हमेशा दवाई शाम के टाइम छिड़काव करें ताकि उसका सही लाभ हमारी फसल को प्राप्त हो और जो हमारे कीट हैं उनकी समस्या कम से कम हो। किसान भाइयों, अगर हम फूल गोभी की बात करते हैं तो कई बार देखा गया है कि इसमें जो तंबाकू की इल्ली है तो उसकी समस्या फूल गोभी में बहुतायत में देखी जाती है और फूलों में कई बार इन इल्लियों के कारण बहुत अधिक नुकसान होता है। फूलों का जो साइज है या आकार है वो ख़राब हो जाता है, फूलों को खा लेते हैं तो बाज़ार भाव भी ऐसी फूलों को नहीं मिलता और बहुत अधिक हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है। प्रारंभिक स्थिति में आपको चाहिए कि खेतों में जगह जगह पर टी आकार की खूंटियाँ लगा देवें और इन खूंटियों में पक्षी बैठेंगे और पक्षी आके इन जो इल्लियाँ हैं इनको खाएंगे। दूसरी है कि आप फेरोमोन ट्रैप इनका अगर खेतों में लगाते हैं तो इससे भी आपको ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार के कीटों की समस्या आपके खेतों में आ रही है। तो आप निरीक्षण करें और खेतों में अगर इस प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है तो आपको चाहिए कि जो ट्राइजोफास दवा है इसकी 1 से 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आपको फसल पर छिड़काव करना है ताकि इन इल्लियों की समस्या का समाधान हो सके। इसके अलावा फूलगोभी की फसल में पत्ती धब्बा रोग भी देखने में आता है, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें इसका नियंत्रण, आइए जान लेते हैं। इसमें विशेष रूप से चाहिए कि आप कई बार पौधों को देखेंगे तो उसमें पत्ती धब्बा जो समस्या है वो भी बहुतायत में दिखाई देती है। इसमें नीचे के जो पत्तियां हैं उनमें धीरे धीरे धब्बे बनते हैं, छोटे छोटे धब्बे फिर बड़े आकार के बन जाते हैं और पूरा पौधा ही जो है वो धीरे धीरे पत्तियां सूखने के कारण पूरा पौधा ही सूख जाता है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम इसमें कोई फफूंदनाशी दवा जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या M45 है, ऐसी दवाओं की लगभग 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें ताकि ये बीमारियां जो हैं इनका बहुत अधिक फैलाव ना हो। खेतों में इसका सही समय पर आप इसका नियंत्रण कराएं और नियंत्रण करने के बाद में आपके पौधों का अच्छा विकास भी होगा और विकास होने के बाद उसका सही लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव अड़तपुरा, जिला जयपुर के अर्जुन लाल ने। आपने गर्भित दुधारू पशुओं की देखरेख के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसी भी दूध उत्पादन केंद्र यानी कोई भी गौशाले का सबसे महत्वपूर्ण एक विषय होता है गाभिन पशुओं की देखभाल, उसकी रखरखाव, ताकि हम बच्चा होने के उपरांत हमें अधिक से अधिक दूध की प्राप्ति हो, तभी एक सफल डेयरी मान्य होगा। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँ, सर्वप्रथम एक दुधारू पशु गाय का
गाभिन काल कितने दिन का होता है यह जानना जरूरी है। तो औसतन रेंज करता है 270 से 290 दिन का। तो अवश्य ये चीज़ आप नोट करें, जिस दिन आप अपने पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं या प्राकृतिक रूप से गर्भाधान होता है तो वो दिन अवश्य नोट कर लें, ताकि आप उसके पूर्ण मैनेजमेंट का कर सकें। अब आपकी बात आती है कि जब गाय पहली बार गाभिन हो रही है तो उसको आहार व्यवस्था में अतिरिक्त रूप से चारे और दाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बाछी है अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है तो उसके शारीरिक विकास की भी आवश्यकता होती है। अतः आप जो पहली बार जो बाछी गाभिन हुई है उसके आहार प्रबंधन पे भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर पशु कमजोर हो जाते हैं। इसलिए दुधारू पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए, जिसको आप अपने स्तर पर बनाकर पशुओं को खिला सकते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि आपको आहार प्रबंधन पे ध्यान देना है। जो एडवांस प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसको आखिरी तिमाही, जब आखिरी 3 महीने का वक्त बचा हुआ हो तो उसे अतिरिक्त रूप से आहार प्रबंधन की विशेष ध्यान देनी होगी। भरपूर मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आप प्रयास करेंगे। अगर हरे चारे की किसी रूप से कमी हो तो उस अवस्था में विटामिन ए, विटामिन ई का खुराक भी आप अवश्य करवाएंगे। और प्रसव उपरांत एक बार फिर से विटामिन ई का आप खुराक देते हैं तो देखा जाता है कि थनैला और फूल न गिरना यानी प्लेसेंटा न समय से गिरना, ये दोनों समस्याओं पर भी आप काफ़ी कंट्रोल पा सकते हैं। पशुशाला की नियमित साफ सफाई नहीं करने पर पशुओं के गोबर और मूत्र के कारण गंदगी फैल जाती है, जिसमें कई हानिकारक फफूंद और जीवाणु पनपने लगते हैं, जिनके संपर्क में आने पर पशु घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई कर चूना या राख का भुरकाव करना चाहिए, जिससे पशुशाला में नमी कम रहेगी। साथ ही सप्ताह में एक बार लाल दवा से पशुशाला की सफाई करें। और खास करके प्रसव से पहले जो प्रसव गृह है उस गृह में साफ सुथरा और पोटाशियम परमैंगनेट और फिनाइल वगैरह से साफ सफाई कर लें उस बेड़े का। और बिछावन डाल दें, प्रसव से पहले आप बिछावन ज़रूर डालें, ताकि प्रसव के दौरान किसी तरह की चोटिल न हो आपकी गाय। आपका जो फर्श है बहुत ज़्यादा स्लिपरी न हो, नहीं तो देखा जाता है कि जो भारी गायें हैं वह फिसल जाती हैं और बहुत बार उनकी कमर टूटने की भी डर बनी रहती है। तो इन व्यवस्थाओं पे आप ज़रूर ध्यान दें और पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराएं। साफ़ सुथरी पानी उनके पास हमेशा उपलब्ध रहे और जानवरों को किसी तरह का तनाव उसके गर्भावस्था में न हो, तो आपका प्रसव सुरक्षित होगा एवं प्रसव के बाद दूध उत्पादन भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।